लंबे वक्त तक देश की लगभग सभी बड़ी पार्टियों के लिए मुस्लिम वोटर्स जीत का बड़ा रास्ता हुआ करते थे। एक खास वोटिंग पैटर्न रहा है जो हालिया चुनावों में नहीं दिखा। ऐसे में प्रश्न ये नहीं है कि मुस्लिम वोटर्स अब चुनावों में निर्णायक भूमिका में हैं या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि क्या मुस्लिम वोटर्स ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। क्या हालिया चुनावों के नतीजे इस ओर इशारा नहीं करते? झुंझुनू में मुसलमानों की नाराजगी उभर कर आ ही चुकी थी। खीवसर में उनके पास ऑप्शन था। रामगढ़ और देवली उनियारा में मार्जिनल ही सही मुसलमानों ने कांग्रेस से किनारा तो किया। यूपी में कुंदरकी जैसी सीट पर बीजेपी की जीत किसी और वक्त या काल में सपना ही तो लगती है। जितनी बड़ी संख्या में मुसलमान वोटर्स घरों से निकलते हैं, इस बार नहीं निकले। उदाहरण झुंझुनू, निकले भी तो ऑप्शन तलाशते दिखे। ऐसे में प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस की संजीवनी की पार्टी के लिए एक्सपायरी डेट आ गई है? क्या बीजेपी इनकी प्राथमिकता लिस्ट में धीरे धीरे ऊपर आ रही है? मुसलमानों का सगा कौन, मुसलमानों को ठगा कौन, आज इसी पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। शैलेश कौशिक जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, करणवीर सिंह राजपुरा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मोहसिन रशीद टोक प्रभारी हैं राजस्थान मुस्लिम अलायंस के, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। करणवीर भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। झुंझुनू में करीब 2,74,000 मतदाता होते हैं। इनमें से 68,000 मुस्लिम मतदाता हैं। 90 से 95% मुसलमान वोटर्स निकलते हैं वोट करने के लिए, लेकिन इस बार नहीं निकले। लगभग 60-62% ही मुसलमान वोटर्स निकले। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? स्वप्निल जी, उपचुनाव था और उपचुनाव के अंदर देखा जाता है, ट्रेंड सा रहता है, सरकार के पक्ष में ज्यादा मतदान होता है और जो जो विधानसभा का जो वोटर है वो थोड़ा सा वोटिंग को लेके उदासीन रहता है। तो हो सकता है एक बड़ा कारण ये हो। बाकी नहीं, कांग्रेस पर ने तो मुसलमान दलित वोटर्स के हो पास तो चाहे, कारण था निकलकर वोट डालने का। क्या कह रहे हैं स्वप्निल मैं जी? कह रहा हूं मुसलमान वोटर्स के पास तो कारण था ना घरों से निकलकर वोट डालने का। कारण तो था, पर मैंने कहा ना, उपचुनाव के अंदर वोटर्स इतना एग्रेसिवली वोट करता नहीं है। चाहे वो पार्टियों का प्रचार अभियान को देख लीजिए या फिर उपचुनाव का ट्रेंड हमेशा से सरकार के पक्ष में जाने का रहा है। तो नहीं नहीं इसको नहीं इस नहीं नहीं तरीके से नहीं नहीं देखना नहीं जरूरी करणवीर भाई, है। राजस्थान में ऐसा नहीं है। उपचुनावों का ट्रेंड काफी हद तक कांग्रेस को सपोर्ट करता रहा है, कम से कम पिछले 10 सालों में। बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में रहा है, पर जनरली देखा जाता है कि जब सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जाता है, दूसरी चीजें वोटर को लगता है कि सरकार में, जब अब नहीं, आपको पता देखिए था कि करणवीर भाई, राजस्थान के अंदर मोटे तौर पे आपको समझना पड़ेगा। साठ या आठ मुसलमान क्या देख रहे हैं? सात मुसलमान या ये आठ देख रहे हैं कि सात जितनी या उनकी संख्या है। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मुसलमान क्या देख रहे हैं? मुसलमान ये देख रहे हैं कि जितनी उनकी संख्या है उसके हिसाब से उन्हें टिकट नहीं मिलता। वो कहीं से टिकट की मांग भी करते हैं तो उन्हें टिकट नहीं मिलता। मुसलमान ये भी देख रहे हैं कि हालिया दिनों में जितनी भी घटनाएं हुई उसमें कांग्रेस ने कोई कमेटी बनाकर उनके इलाकों में भेजी नहीं, तो वो ट्रस्ट करके क्यों निकलेंगे आपके लिए? ऐसा नहीं है स्वप्निल जी। जहां जहां कांग्रेस पार्टी को लगता है, जो जो मुस्लिम कार्यकर्ता हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, कोई भी भारतीय होना चाहिए, अगर वो कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताता है, कांग्रेस पार्टी की नीति को लेकर चलता है। जुबेर खान जी थे ही, उनके पुत्र को भी टिकट दी ना। तो ये ऐसा कोई वो नहीं है कि मुस्लिम को नहीं देना है, राजपूत को नहीं देना है, या दलित देखना है। झुंझुनू में आपने सुना था ना, कास्ट मुस्लिम्स ने डिक्लेरेशन, खुलकर कहा था ना कि टिकट दो नहीं तो हम नहीं करेंगे अपनी वोट। जगह रखता है, पर आम आदमी की आवाज को उठाने वाले व्यक्ति होना चाहिए। मुस्लिम हिंदू वो हो नहीं हो, वो दूसरी बात है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ झुंझुनू कांग्रेस में आप तक पार्टी बातें पहुंची थी शुरू कि से नहीं ही पहुंची थी? धार्मिक और नहीं नहीं, 2 मिनट धार्मिक करणवीर भाई। ध्रुवीकरण के विरोधी। करणवीर भाई, आपको नहीं लगता कि मुसलमान आपसे छिटके हैं? ऐसा नहीं है। जुबेर खान जी को जुबेर खान जी को 95,000 वोट मिले हैं। वो हिंदू मुस्लिम सभी के लोगों को मिले हैं। क्या मुस्लिम का ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा विशेष बेटे को कि साहब वो मुस्लिम होते तो नहीं मिलते। विजेंद्र ओला जी को वोट मिले हैं, तो उसमें आप धर्म नहीं ढूंढ सकते कि वो मुस्लिम मिला है या हिंदू मिला है। चाहे उनियारा में मिला हो, चाहे दौसा के अंदर वोट मिला हो, आपने तो उसके अंदर आप विजेंद्र अगर हिंदू ओला जी मुस्लिम को नहीं ढूंढ वोट सकते। मिले भारतीय हैं जनता कि पार्टी उनके का बेटे को वोट भारतीय मिले जनता हैं? पार्टी जरूर नहीं ढूंढ पर सकती है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिम्स कभी उस तरह से ढूंढता आपके है। पीछे खड़े नजर आए? तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नजर आए। मैं एक बार मोहसिन रशीद टोंक के पास जाता हूँ। मोहसिन भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम्स में कोई अंडर करंट है? कहने का मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट या फिर विपक्षी दलों के अगेंस्ट? नहीं स्वप्निल भाई, अंडर करंट की बात नहीं है। मुसलमान अब जागरूक हो रहे हैं। असल में बात यह है कि
सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समझना पड़ेगा कि आप जो मुस्लिम वोटर्स जिस प्रोपोर्शन में वोट करते हैं उसी प्रोपोर्शन में इलेक्शंस के टिकट्स और ऑर्गेनाइजेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज देना चाहिए। और ये बात अगर कांग्रेस नहीं समझेगी, तो मैं खुद कांग्रेस का सपोर्टर हूं, तो अगर नहीं समझेगी, मैं खुद कांग्रेसी हूं, बचपन से मेरे बाप दादा कांग्रेसी थे, लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब कांग्रेस की इतनी बुरी हालत देखता हूं। तो अगर कांग्रेस नहीं समझेगी तो नुकसान उठाती ही जाएगी। हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। जैसे हमारे बीच प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के, शायद 65 से 70 के बीच में कांग्रेस के प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की गई थी। आप मुझे उसमें से एक मुस्लिम नाम ढूंढ के दिखा दीजिए, या फिर हम ये कहें कि राजस्थान में कोई ऐसा मुसलमान ही नहीं है जो इस लायक हो कि जिसे कांग्रेस अपना प्रवक्ता या टीवी पैनलिस्ट बना सके। तो मुसलमानों को हकीकत बात यह है कि अब यह एहसास हो रहा है कि जिस वफादारी और जिस तादाद में हम दुश्मनी मोल ले रहे हैं, बीजेपी के निशाने पे आ रहे हैं, दूसरी पार्टीज के निशाने पे आ रहे हैं। बीजेपी के निशाने पर कैसे आ रहे हैं मोहसिन भाई? देखिए, मैं आपको बताऊं, सिस्टमैटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की अधिकतर योजनाओं का अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स यूज कर रहे हैं, है ना? तो देखिए जी, मतलब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या जनधन योजना हो या तमाम योजनाएं जो हैं, ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ दुश्मनी पाले बैठे हैं। ऐसा तो नहीं, बीजेपी की प्राथमिकता लिस्ट में ऊपर सरक ही नहीं रही है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है स्वप्निल जी। मैं आपसे कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा। आप जो बात बता रहे हैं वो सरकारी जो योजनाएं हैं वो हैं और उनके आंकड़े हैं, वो एक अलग दुनिया है। आप सड़क पे जब चलते हैं, आप जब अपनी जिंदगी जीते हैं, तो हमें समझ में आता है। जब हम रोजाना के ऐसे स्टेटमेंट सुनते हैं, एक बात बीजेपी को भी समझना चाहिए कि आप ये कहें कि मोदी जी की ये स्कीम थी और आपने मुसलमानों के लिए ऐसा कर दिया, मुसलमान फायदा उठा रहे हैं। मुसलमान उस जगह पर, ठीक है, आप उस आंकड़े को दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी का कोई नेता एक गंदगी भरी एक भाषण देता है मुसलमानों के खिलाफ, तो आपको ऐसा लगता होगा या बीजेपी ये मानती होगी कि उसका असर सिर्फ उस प्रदेश में या उस विधानसभा पे होता है, जबकि हमारे साथ मुझे एक बात बताइए, अगर कांग्रेस के किसी लीडर की बेटी आकर वोट जिहाद की बात करे या इस तरह के बयान दे, तो वो इनडायरेक्टली ये तो लगता है ना कि शायद मुसलमानों को लॉबी करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हुई, लेकिन वो नाकाम रही, वो फेल हो रही है। नहीं, वो फेल तो हो रही है। मैं आपसे एक ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं, खाली इलेक्शन के मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा। मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं कि मुसलमानों को हर बार ये महसूस होता है कि जो आपने एक बात कही कि मुसलमानों का आपको वो वोट शेयर या वो उत्साह नहीं दिखा चुनाव में। ऐसा क्यों? क्योंकि मुसलमान अब इस चीज से फेडअप हो चुका है कि भाई बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। तो एक वो वाला चीज तो हमारे अंदर से खत्म ही हो सकता है। हमें फर्क नहीं पड़ता, आ जाओगी तो ना। कांग्रेस को कोई साइलेंट मैसेज देने की कोशिश मुसलमानों ने की है इस बार? एग्जैक्टली ये कांग्रेस को साइलेंट नहीं है, बहुत लाउड मैसेज है। झुंझुनू आप जीत सकते थे ना, आपको देवली उनियारा में आपको वो नहीं दिखा ना जो उत्साह मुसलमानों में होना चाहिए। आप विधानसभा चुनाव और इस चुनाव की वोटिंग परसेंटेज बड़ा आश्चर्यजनक पहलू है। मैं एकलव्य को भी डिबेट में शामिल कर रहा हूं। मोहसिन भाई, मैं आऊंगा आपके पास। कुंदर की एक बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें मैक्सिमम मतलब मैं ये कहूं कि मोर देन 50% वोटर्स या डिसाइडिंग फैक्टर ही मुस्लिम्स हैं, और वहां से बीजेपी जीती है। तो क्या धीरे धीरे बीजेपी को अपनी ऑप्शंस की लिस्ट में मुसलमान ऊपर सरका रहे हैं या उनको मजबूरन ऊपर सरकाना पड़ रहा है? एकलव्य, क्या 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 लगता है आपको? देखिए स्वप्निल जी, जो डेमोग्राफिक रीजंस जो होते हैं और या फिर जो हिस्टोरिकल रीजंस होते हैं, उसके अलावा आज मैं आपके दर्शकों को कुछ हार्ड डेटा बताना चाहता हूं। सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका। देखिए, मोदी जी जो हैं 2014 से पहले मुसलमानों की क्या स्थिति थी और 2014 के बाद मुसलमानों की इस देश में क्या स्थिति रही है। जो सरकारों ने 2014 के पहले कितने मुसलमानों को स्किल्ड जॉब्स के लिए गवर्नमेंट ने ट्रेन किया था? 20,000। 2014 के बाद 10 सालों में कितने मुस्लिम को किया है? 20 लाख। 2 सेकंड, 20,000 मतलब थ्रू आउट नेशन? 10 साल ऑफ मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ने कितने मुस्लिम्स को स्किल्ड जॉब्स के लिए ट्रेन किया था? वाया पॉलिटेक्निक और एग्जैक्टली 20,000। और 10 साल में मोदी जी ने कितनों को किया है? 20 लाख। कितने परसेंट मुस्लिम्स मोदी जी के आने से पहले गवर्नमेंट जॉब्स में अक्रॉस द नेशन थे? 5%। मोदी जी के आने के बाद पिछले 10 सालों में कितने हो गए हैं वो? 10%।
कितने मुस्लिम्स को स्कॉलरशिप्स पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी गई 2014 से पहले? 3 करोड़। सिर्फ 10 सालों में वो आंकड़ा कहां पहुंच गया? 5 करोड़। मोदी ने मनमोहन सिंह से ज्यादा मुस्लिम्स को स्कॉलरशिप्स दी। बट एहसान आज नहीं, एक बात सुनिए, एहसान थोड़ा ना किया, दोस्ती क्यों नहीं गांठ पाए? मैं आपको वही बता रहा हूं, आपको 2-3 छोटी चीजें और बता देता हूं, उससे कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। फ्री यूपीएससी की कोचिंग दे रहे हैं जो किसी और सरकार ने नहीं दी। गर्ल चाइल्ड होती है, मुस्लिम बेटियां होती हैं। मोदी जी के आने के पहले उनका एक गर्ल चाइल्ड जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट होता है ना, कि पढ़ाई पूरी करने से पहले खत्म कर दी, वो 70% था। आज वो किस पे आ गया है? 30%। आप ही प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे इस देश में। एक्चुअली मुझे समझाओ, क्या बीजेपी इस बात को लेकर रिलैक्स हो गई है कि अब हिंदू एकजुट हो रहा है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं हुई है। नहीं, इतना कुछ होने के बाद तो दोस्ती गांठ लेनी चाहिए थी ना, नहीं गांठ पाई है। बात ये है, कभी हेमंत बिस्व शर्मा के तो बयान की इसका वजह से जवाब तो खटास- आपके बीजेपी के प्रवक्ता आए हुए हैं उनको देना चाहिए कि ऐसा हार्ड डेटा। इसके अलावा मैं आपको कई चीजें बता सकता हूं, जैसे प्रधानमंत्री की शादी शगुन स्कीम जो एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स के लिए है, कि कोई भी मुस्लिम बेटी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है शादी से पहले तो उसको 51,000 रुपए मिलते हैं। तो ये बताए ना कि अगर इतना कुछ होने के बाद अगर बीजेपी को वो वोट नहीं मिलता है, या ऐसा मतलब एक धारणा बनी हुई है बीजेपी को लेके, तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस इज अ मास्टर एट डिसेप्शन। मैं इधर दो चीजें बताना चाह रहा हूं। देखिए, मैं दो चीजें बताना चाह रहा हूं। मैं 2 चीजें बताना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स कभी आरएसएस समर्थित दलों की तरफ न सरके हों। 2 बार इतिहास में ऐसा मौका आया है जब मुस्लिम्स आरएसएस समर्थित दलों की ओर सरके। उदाहरण देता हूं, इमरजेंसी के वक्त। सारे गेस्ट को एक बार स्क्रीन पर ले लें। क्या शैलेश कौशिक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं? अगर नहीं जुड़े हैं तो पीसीआर में कहूंगा उनसे कांटेक्ट करके उनको दोबारा जोड़िए। ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो जब इमरजेंसी लगी थी उस वक्त जो जनता सरकार थी उस वक्त झुकाव एक मुस्लिम्स का नजर आया था। और दूसरा, वीपी सिंह के टाइम पर भी एक बार अक्रॉस अपनी सोच को काटकर वो सरके। अब उसके बाद हो सकता है उन्होंने ये महसूस किया कि हम अगर भरोसा करते भी हैं तो हमें हासिल नहीं होता। या तो हम वो प्रतिनिधित्व के दौर पर हो सकता है, वो लाइफ के तरीके के तौर पर हो सकता है, या फिर अपनेपन के तरीके पर हो सकता है। ये समझना जरूरी। कांग्रेस में अगर कभी अपनापन दिखा तो अब क्यों नहीं दिख रहा है, उसको भी खंगालने की कोशिश जरूरी है। करणवीर भाई, मुझे एक बात बताइए, अमूमन कहीं पर किसी भी तरह का कोई इंसिडेंस हो, खासकर कम्युनल इंसिडेंस हो, तो विपक्षी पार्टियां अपना एक प्रतिनिधि मंडल बनाती है जो वहां पर जाती है और दिखावा करती है। मैं तो ये कहूंगा कोई भी दल हो कि हम फैक्ट पता लगाने आए हैं, कुछ लोगों से बातचीत की और उसके हिसाब से अपनी एक रिपोर्ट बनाती है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो बताती है कि वहां पर तो दरअसल ये हुआ है। हालिया किसी भी कम्युनल घटना पर ऐसा कोई स्टैंड कांग्रेस ने नहीं लिया। हिचक ये कि किसी तरह से हिंदुओं को मनाना तो चालू करें, या जातिवादी की बात कर हिंदुओं को तोड़ना चालू करें, क्योंकि मुसलमानों के पास अभी हमसे बेहतर ऑप्शन तो है नहीं। उस चक्कर में मुसलमान भी जा रहे हैं। स्वप्निल जी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भारत को जोड़ने की है। उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आ गए। और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी इसी का पर्याय है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से भी मोहसिन भाई ने कहा कि कांग्रेस मुसलमान की पूछ कांग्रेस नहीं कर रही है, तो मोहसिन भाई आपको ये समझना होगा, मुस्लिम समाज को भी समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैप है। वो चाहती है इस तरह का। 2 सेकंड करणवीर भाई, आप अगर प्रवक्ता नहीं बना रहे किसी, नहीं, आप अगर प्रवक्ता नहीं बना रहे किसी मुस्लिम को, तो वो मोदी जी के कहने पर नहीं बना रहे। नहीं, मोहसिन भाई 2 सेकंड, मैं करणवीर भाई पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आपने एक भी प्रवक्ता किसी मुस्लिम को नहीं बनाया तो वो मोदी जी के कहने पर नहीं बनाया, अमित शाह के कहने पर नहीं बनाया, या राहुल गांधी के कहने पर नहीं बनाया? जी, कांग्रेस में प्रवक्ता अपने कार्यकर्ता अपनी बदौलत बनता है, अपने निजी टैलेंट की वजह से बनता है। कास्ट इक्वेशंस और हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। और मैं तो नहीं, इसमें स्वप्निल जी एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। ये जो प्रतिनिधित्व की बात हो रही है ना, आपने सीटें गिरा दी, आपने सीटों की संख्या गिरा ली जो आप मुस्लिम्स को दिया करते थे। मतलब नहीं, मुझे एक बात ये बताइए, अपने काम के बल पे राजस्थान में एक मुसलमान इस लायक नहीं है जो पैनल इसकी सूची में आ सकता। बिल्कुल सही नहीं, बात तो है। ये तो मोहसिन भाई मुसलमान खुद से पूछे ना, ये तो मुसलमान खुद से पूछे। अरे मैंने तो मान लिया ना, मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में एक मुसलमान नहीं है जो पैनलिस्ट की कैपेसिटी रखता हो।
शैलेश भाई क्लियर करें आप थोड़ा सा। कांग्रेस पार्टी न तो सांसद बनाए, न विधायक बनाए, न कोई प्रवक्ता बनाए, न कोई कार्यकर्ता बनाए। अगर आप कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से ताल्लुकात रखते हैं, रीति नीति से आप कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल मौका मिल सकता है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कहाँ मिल कोई रहा है भी हो। वो मौका? प्रॉब्लम ये है कि मिल कहाँ रहा है मौका? करणवीर भाई कैसे भी अरे यार नहीं, मुझे नहीं, नहीं, ट्रैप नहीं, मत नहीं, नहीं, बताइए। करणवीर भाई, आप सिर्फ ये पूछ रहा। आप देखिए, आप मैं इस बात को समझ नहीं एक पा बात रहे। का जवाब दे दीजिए हाँ, स्वप्निल भाई, बस हाँ, मेरी एक बात का जवाब हाँ, दिलवा दीजिए। कांग्रेस पार्टी के पास पूरे राजस्थान में एक मुसलमान इस लायक नहीं है जिसे वो पैनलिस्ट की सूची में डाल सकते हैं, या राजस्थान से एमएलए नहीं इसमें मैं एक्चुअली इस सवाल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहा हूं मोहसिन भाई, मैं इस सवाल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं संयम लोढ़ा तो निर्दलीय विधायक थे, करणवीर भाई संयम लोढ़ा तो निर्दलीय विधायक थे, नो डाउट बहुत अच्छे ऑरेटर है ना। एक तरह से तो वो कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े हुए थे जब वो निर्दलीय जीते, वो पैनल में हो सकते हैं। आप अब चैनल पे बैठकर मैं कांग्रेस के संगठनात्मक आपको संरचना समझाऊंगी, ये उनका तरीका होता है चुनने का। मैंने आपको बता दिया, कार्यकर्ता होना महत्वपूर्ण है। पहली बात, अगर कोई मुस्लिम कार्यकर्ता है तो पूरा हटे वो पैनलिस्ट। एक वक्त आपको मुसलमान मिलते थे विधायक बनाने के लिए, एक वक्त आपको मुसलमान मिलते थे सांसद बनाने के लिए, पदाधिकारी बनाने के लिए मुसलमान नहीं मिल रहे। तो एक बात है स्वप्निल जी, इससे पता चलता है ना कि आपने ग्राउंड खो दिया है। इससे पता चलता है कि आप मुसलमानों से दूर हुए, उनके सेंटिमेंट्स आप तक पहुंच नहीं रहे। करणवीर भाई आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये स्थिति है, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नतीजे देखिए आप 2024 के सारे आंकड़ों से जरूर निकल के आ रहा है कि जिन सीटों पे कांग्रेस पार्टी हारी है वहां पर इस तरह का गैप बना गया है। और मैं फिर कह रहा हूं मोहसिन भाई से कि ये एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी का, एक ट्रैप है। इस ट्रैप को समझिए। खुद हंस रहे हैं। शैलेश भाई आ गए, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था। पार्टी की साजिश है। 2 मिनट, शैलेश कौशिक जी मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। शैलेश भाई मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, अगर आपने मुसलमानों के लिए योजना लाई तो आपने कोई एहसान नहीं किया, वो तो आपका फर्ज था, एज अ गवर्नमेंट आपको करना ही था। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों से दोस्ती क्यों नहीं गांठ पाई बीजेपी, क्यों मुसलमानों को बीजेपी में दोस्त नहीं दिखता? वो आपको सेकंड ऑप्शन नहीं रखते हैं, वो आपको थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी नहीं रखते हैं, क्यों? नहीं, शैलेश भाई के साथ कहीं कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। देखिए मैं बताऊं स्वप्निल भाई, इस बात का आंसर मैं देना चाहता हूं। जो प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ है ना, कि कांग्रेस को बेसिकली एक मुसलमान नहीं मिल रहा पूरे राजस्थान से मीडिया पैनलिस्ट और प्रवक्ता बनाने के लिए, जो ये मानते हैं कि भाई ठीक है जो होगा आ जाएगा, जो दिखा रहे हैं। वही प्रॉब्लम बीजेपी के साथ है। बीजेपी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो सरकारी योजनाओं या पैसे से मुसलमान का साथ नहीं खरीद सकती। मुसलमान जब आप उसके लिए गंदगी करते हैं, इस्लाम के लिए गंदगी करते हैं, मसाजिदों के लिए बातें करते हैं, तो वो बयान पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी दिया जाए, वो बयान हर मुसलमान के दिल पे लगता है। नहीं, क्या मुसलमान उस बाबरी प्रकरण को अभी तक दिल में लेकर बैठे हैं, जिसमें वो खुद सहृदय होकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है साहब, आपका था, हम आपको देने को तैयार हैं? नहीं, किसने? बाबरी मस्जिद तो आप छोड़ दीजिए, वो तो उसके बाद की बातें करिए ना भाई। रोजाना नई चीज हो रही है, रोजाना एक चीज हमने मान लिया कि हाँ साहब कोर्ट ने ऐसा कर दिया, ठीक है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है मिट्टी डालो, ठीक है। उसके बाद रोजाना हमले होते हैं ना, कभी योगी जी कुछ कह देते हैं, कभी योगी जी गुंडा ही बन जाते हैं, कभी हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ कह देते हैं, कभी कटेंगे तो बटेंगे कह देते हैं। हर तरीके से टारगेट, और गोदी मीडिया बेसिकली इसमें जो बड़ा रोल निभा रही है। अच्छा। गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं वो इतनी गंदी हेडलाइंस और इतने गंदे प्रोमोज बनाते हैं, हमें यूं ही समझ में आ जाता है। मुझे एक सवाल का जवाब आपसे और चाहिए, जब इतना खुल के हम बोल ही रहे हैं तो आपसे एक सवाल। एक मिनट, आप गलत लेके गए हैं। मैं अगर आपको मानता तो मैं उस वक्त इस जगह बैठा ही नहीं होता। नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं मोहसिन भाई, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। मुझे इस गोदी मीडिया टर्म से कोई आपत्ति है भी नहीं। नहीं तो मैं आपको क्या कहूंगा भी नहीं ना। नहीं, मैं जान रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं मोहसिन भाई, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा आप सोचकर बताइए कि मुसलमान ने महापंचायत करके मांग लिया, बिना पंचायत किए मांग लिया। जहां तक मुझे लगता है आप भी तो शायद उपचुनावों से पहले जयपुर में आए ही थे, तो ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग्स नहीं हो रही है ना? तो अप्रोचेबल तो है कांग्रेस,
अप्रोचेबल तो है, लेकिन क्या बिल्कुल है। मुसलमान ये महसूस कर रहे हैं कि अब हमारे पीछे कांग्रेस क्या कोई भी राजनीतिक दल उस तरीके से नहीं खड़ा है जिस तरह से एक वक्त ढाल बनकर खड़े होने की कोशिश करता था? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ढाल बनना तो बहुत दूर की बात है। मैं जब टिकट मांगने गया था तो मुझे ये पता था कि नहीं देंगे। अब हमें पता होता है कि हम मुसलमान के हक के नाते कोई चीज मांगेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगी। ना कांग्रेस में हमारी कोई बात इतनी मजबूती से उठाने वाला है, ढाल बनना तो छोड़ दीजिए। हमें ये पता है कि हमारी बात ही उठाने वाला कोई नहीं बचा। ठीक है, बताइए। ठीक है, ठीक है। हाँ, एकलव्य कुछ जोड़ रहे हैं, उसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगा शैलेश जी से बातचीत की। एकलव्य क्या जोड़ रहे हैं? देखिए, मैं एक छोटा सा बस पॉइंट कहना चाह रहा था। जुड़ गए हैं शैलेश भाई, मैं आ रहा हूं, बस एकलव्य से एक बार मैं छोटा सा काउंटर ले रहा हूं, फिर मैं आप ही के पास। काउंटर नहीं है, मैं बस एक के जो अभी जो प्रतिनिधित्व की बात हो रही थी ना, पार्टिसिपेशन की और अपॉर्चुनिटीज की, बस उसके बारे में कहना चाह रहा था। पर फैक्ट है ना, बीजेपी में प्रतिनिधित्व नहीं तो है, मैं आपको वो छाती ठोक के टिकट नहीं नहीं, मैं उसी की बात पे आ रहा हूँ कि देखिए, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाहे इस देश का भाग्य हो, चाहे मुसलमानों की तकदीर हो, वो वही बदल सकता है जो सबसे पहले अपने सांसदों को जिता के और अपने एमएलएस को जिता के पार्लियामेंट में भेज सकता है और असेंबलीज में भेज सकता है। और यदि अगर किसी मुसलमान कैंडिडेट की अरिथमेटिक किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतने के लिए नहीं बैठती है तो वो पार्टी नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो हार्ड डेटा, वो हार्ड डेटा जो मैंने आपको दिया, जो किसी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए सरकार करती है। काउंटर है, इसी देश में ऐसी कई सीटें होती थी जहां पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते थे। करेक्ट है? आज भी निभाते हैं, आज भी निभाते हैं। इसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो कि उस सीट पर वो विनिंग फैक्टर हो ही नहीं सकता। देखिए, क्यों ऐसा होता है, तभी तो उनको टिकट नहीं दिया जाता है ना, और वो हार भी जाते हैं उस पे और जीत भी जाते हैं। क्या आज आपने अभी संभल रीजन की बात करी ना, आपने संभल रीजन में रणवीर सिंह कैसे जीते? वहां तो 60% मुसलमान है, कैसे जीते? ठीक है, शैलेश कौशिक जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सा है। मैं ये बोल रहा हूं कि मुसलमानों से बीजेपी दोस्ती क्यों नहीं गांठ पा रही? उनकी प्राथमिकताओं की लिस्ट में बीजेपी धीरे धीरे ऊपर चढ़ क्यों नहीं पा रही? स्वप्निल जी, ये जो आपका प्रश्न है, इसका जवाब इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 10 साल से सरकार है, और ऐसी कौन सी योजना है जिसमें हमने मुसलमानों को अलग रखा हो? जरा आप बता दीजिए। देश के विकास की, चाहे उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, शौचालय हो, आवास हो, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं रखा जा सकता मुसलमानों को अलग। शैलेश भाई, कैसी बात कर रहे हैं? आप बताइए, कांग्रेस के घोषणा पत्र को 2024 को उठा के देखिए, और उसमें स्पष्ट शब्दों में था कि हम मुस्लिम युवाओं के हित में इस तरीके का आरक्षण देंगे, बिजली और चर्च और इन मस्जिदों को बिजली फ्री देंगे। तेला घोषणा पत्र में, हमारे किस घोषणा पत्र में हम सबका साथ, सबको विकास लेके आगे चलते हैं, लेकिन बात ये इसीलिए मैं कहता हूं स्वप्निल जी कि जो कांग्रेस है ना, वो मास्टर एट डिसेप्शन है, और बीजेपी जो है वो डिजास्टर एट परसेप्शन है। इन्होंने सिर्फ आपने देखिए स्वप्निल जी, अभी ये सारी स्कीम्स के लिए कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशनली दे ही नहीं सकते। सच्चाई इनको ये बतानी चाहिए कि जहां इस देश में 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां 36% बेनिफिशियरी प्रधानमंत्री आवास योजना के मुस्लिम हैं। तो कितना आगे जाके उनने एक्स्ट्रा कराए। हिंदूज को फ्री यूपीएससी कोचिंग क्यों नहीं देते? मुस्लिम्स को तो दे रहे हैं। तो अगर दे रहे हैं तो ये भी फॉर ग्रांटेड नहीं। शैलेश भाई, क्या आप वही गलती कर रहे हैं जो कांग्रेस कर चुकी है? क्या आप हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने मुसलमानों के लिए स्पेसिफिकली अलग से कोई योजना नहीं लाई, आपने जो भी लाई है डेफिनेटली लाई है। स्वप्निल जी, ये फैक्चुअली एकदम रॉन्ग है। फ्री यूपीएससी कोचिंग मुस्लिम्स के अलावा किसी को दे रही है सरकार? बता देंगे मुझे। अल्पसंख्यकों को एकलव्य जी, मुस्लिम्स को नहीं है, अल्पसंख्यकों को। नहीं, सिर्फ मुस्लिम्स को है महाराष्ट्र में। सबको साथ लेकर चलते हैं। मेरे ख्याल से अल्पसंख्यक में सब शामिल हैं। केवल एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई जो जिस तरीके से इंडी गठबंधन के लोग राजनीति करते हैं ना, एक धर्म संप्रदाय में शामिल नहीं करते। शैलेश भाई देखिए, एक बात बताइए, अगर कोई एक पॉकेट पिछड़ा हुआ है और उसको अलग से मदद की जरूरत है, तो उसके लिए तो अलग से कुछ करना ही पड़ता है। तो किया है ना। 14 बिल्कुल भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना की मुस्लिम्स की इस पॉपुलेशन जो इस देश में है वो 14% है, और उसके 36% बेनिफिशियरीज जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। इसीलिए तो कैसे नहीं किया है? इसीलिए तो सवाल है ना शैलेश भाई कि आखिर आप दोस्ती क्यों नहीं गांठ पा रहे हैं? मुसीबत यही है। देखिए स्वप्निल भाई, धीरे
धीरे धीरे मुस्लिम समाज के लोगों को भी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है वो सर्वस्पर्शी है, शैलेश भाई वो देखिए आपको हराने के लिए किसी के भी पीछे हो जाते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान ये ठान रहा है कि हमें कांग्रेस को हराना है तो वो हराए, लेकिन वो हराने के नाम पर बीजेपी को नहीं जिता रहा है। इस तरीके का नैरेटिव बनाने का प्रयास, ऐसी बात नहीं है, हमको वोट मिल रही है और जिस तरीके से माननीय मोदी जी योजना ला रहे हैं उनका लाभ समाज के और सभी संप्रदाय के लोगों को मिल रहा है। आप देखिए कहां कांग्रेस रही 2024 के चुनावों में, तो मुसलमान माहौल सीटों में, और आज भी स्वप्निल जी मैं आपको बताता हूं रियल प्रॉब्लम कहां पे है। आपके पैनल पे ही मोहसिन जी बैठे हैं, ठीक है, और मैं मोहसिन जी को एक बहुत ही सेन मुस्लिम वॉइस मानता हूं। अभी आपको मोहसिन जी से भी मैं पूछ के बताता हूं कि कांग्रेस की एक प्रॉब्लम कहां पे है। अभी वहां पे वो नोमानी साहब ने महाराष्ट्र में कहा कि जो भी बीजेपी को वोट देता है उसका हुक्का पानी ही बंद कर देना चाहिए, और उसके साथ उनके साथ जाके कांग्रेस वाले लीडर्स जाके उनके साथ में खड़े हो गए। तो क्या मतलब कांग्रेस को उल्टा जो है ये समझाना चाहिए ना मुस्लिम्स को कि भाई आप उसके साथ जाओ जो कि आपके बेनिफिट के लिए सोचे। ये किसी को क्या कहने की जरूरत है कि एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर, मतलब आप कैंडिडेट की बात करो, जो पॉलिसीज है उसकी बात करो। आप अपने आप को इस तरह से क्यों पोजीशन कर रहे हो ऐसी मतलब एंटी कम्युनिटी वाली बातों के लिए? जैसे लीडर जब खुलकर बोलते हैं कि साहब हम पाकिस्तान भेज देंगे, तब उनके पीछे नीतीश खड़े नहीं होते, हाँ है ना, लेकिन बीजेपी तो खड़ी होती है। बिल्कुल बीजेपी तो खड़ी होती है, बिल्कुल। इस सेंटेंस में ऐसा क्या है जो फेविकोल का मजबूत जोड़ है? मैं आपको बताता हूं, पर्टिकुलर इंसिडेंट को कोट करके, और मेरा व्यक्तिगत, अगर आप मेरा व्यक्तिगत राय बोलोगे पूछोगे तो वो जो गिरिराज सिंह जी का भी जो स्टेटमेंट है वो मैं तो कहूंगा उसकी, और निंदा होती भी है उसकी, होनी चाहिए और होती भी है, परंतु उसी तरह से यदि अगर कांग्रेस को इस तरह का कृत्य करती है तो दूसरी साइड से भी उसी तरह से उसकी भी निंदा होनी चाहिए ना। ठीक है, क्या अलार्मिंग टाइम है? मोहसिन भाई सीधा सवाल है, 20 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, उसके बाद मैं करणवीर जी के साथ इस डिबेट को खत्म करूंगा कि क्या ये मुस्लिम वोट बैंक वाली संजीवनी की एक्सपायरी डेट आ गई है या अभी टाइम बाकी है? जी देखिए, मैं एक बात बता दूं, 20 सेकंड के अंदर मैं मुसलमानों की असली हालात कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस को यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो मुसलमानों को इग्नोर करते रहेंगे और मुसलमान उनके साथ चिपका रहेगा। ये गलतफहमी धीरे धीरे टूट रही है, चाहे वो माने नहीं माने। बीजेपी भी अगर गलतफहमी में जिंदा रहना चाहती है तो वो रहे कि मुसलमान आपकी योजनाओं के साथ आपकी तरफ आ जाएगा। जब तक आपके नेता घटिया बयानबाजी करते रहेंगे, जा तो रहा है मोहसिन भाई, इसको नकारा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोटर्स का कोई परसेंटेज बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है, कर तो रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा, आप ग्राउंड पे निकलिए। हकीकत यह है कि बीजेपी के लिए जो मुसलमान वोट मांगने जाते हैं ना, उनको इतना जलील किया जाता है कि उनकी हिम्मत नहीं होती दोबारा आने की। ठीक है, तो ठीक है, अगर बीजेपी के मान के खुश है तो खुश रहे कि वोट मिल रहा है मुसलमान का, खुश रहिए। करणवीर जी, क्या आपको वो अलार्म बजता सुनाई दे रहा है? बिल्कुल स्वप्निल भाई, अलार्म तो बजता सुनाई दे रहा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को, सिखों को, दलितों को, आदिवासियों को। इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी मुसलमान जुड़ा होता तो आज डिबेट ही नहीं होती। इन्होंने लगातार इस तरह की पैरेलल पार्टियां खड़ी की, उन पर कार्रवाई नहीं की है और कांग्रेस से इन समुदायों को अलग करने की कोशिश की है। फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, भारत के मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस लोकतंत्र को उतने ही मजबूत विपक्ष की जरूरत है जितने मजबूत सरकार की जरूरत होती है। और ऐसे में अगर विपक्ष सो रहा है तो उसको जागने की जरूरत है, विपक्ष जागे। ये बस इतनी सी बात है। हम समीक्षा करेंगे और फिर उसी को गद्दी बनाकर उसी रिपोर्ट पर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। समीक्षा को इंप्लीमेंट भी करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था प्रश्नकाल।